यूं तो कश्मीर की तहरीकी आज़ादी में बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने आज़ादी की खातिर बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई। कुछ कत्ल कर दिए गए हैं, कुछ बेघर कर दिए गए हैं, कुछ कैद कर दिए गए। लेकिन इनमें से एक बड़ा फ्रीडम फाइटर भी है जिसकी जद्दोजहद बेमिसाल है। वो पिछली 3 दहाइयों से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा ने हाल ही में एक आलमी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 10 लाख अफराद सियासी कैदियों के तौर पर सलाखों के पीछे बंद हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कश्मीरी कैदी डॉक्टर मोहम्मद कासिम फख्तू का नाम नहीं है जो हिंदुस्तानी जेलों में पिछली 3 दहाइयों से कैद है और अब गुज़श्ता 6 साल से कैद तन्हाई काट रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद फख्तू सबसे तवील अरसा कैद काटने वाले सियासी कैदियों में से एक हैं जिन्हें जनूबी एशिया का नेल्सन मंडेला कहा जाता है। जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने 27 साल की कैद काटी जबकि डॉक्टर फख्तू ने अब 31 साल की कैद की सज़ा पूरी कर लिया और मुस्तकबिल करीब में भी इनकी रिहाई के कोई आसार नुमाया नहीं। दर हकीकत वो हिंदुस्तान में अदालती तशद्दुद की जिंदा मिसाल है। इनकी एहलिया भी 2018 से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। डॉक्टर फख्तू ने 1990 में आसिया अंद्राबी से शादी की। दोनों ने सिर्फ 3 साल एक साथ गुजारे। डॉक्टर फख्तू को 1993 में नौआबादियाती पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2 बच्चों की मां आसिया अंद्राबी अपने शोहर की गिरफ्तारी के बाद सरगर्म कारकुन बन गई। इन्हें गुज़श्ता 3 दहाइयों में कई बार गिरफ्तार किया गया लेकिन वो 2018 के बाद कभी जेल से बाहर नहीं आईं। मंडेला और डॉक्टर फख्तू दोनों को अपने सियासी ख्यालात की वजह से दहशतगर्दी और संगीन गद्दारी के इल्जामात का सामना करना पड़ा। दोनों ने आज़ादी और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की और इनके दुश्मनों ने इन्हें दहशतगर्द कहा। मंडेला 27 साल जेल में गुजारने के बाद एक बैन अवी कहानी बन गया क्योंकि इनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इनकी रिहाई के लिए एक बैन अवी मुहिम शुरू की। डॉक्टर फख्तू ने 31 साल जेल में गुजारे हैं लेकिन इनकी रिहाई के लिए मुहिम चलाने के लिए इनकी पुश्त पर कोई सियासी जमात नहीं है। भारत में भी किसी भी सियासी जमात ने कभी भी इनके लिए मुनसफाना ट्रायल का मुतालबा नहीं किया। किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा ने कभी किसी बैन अवी फोरम पर डॉक्टर फख्तू का जिक्र नहीं किया। डॉक्टर मोहम्मद कासिम फख्तू सन 1967 में श्रीनगर के एक मतवस्त घराने में पैदा हुए। इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला को वज़ीर आला के ओहदे पर फायज करने के लिए एक धांधली ज़दा इलेक्शन का एहतमाम किया। सैयद अली गिलानी और सैयद सलाहुद्दीन जैसे कई सीनियर रहनुमाओं ने 1987 के रियासी इंतखाबात में हिस्सा लिया। बदकिस्मती से भारतीय फौज ने बेशर्मी से इलेक्शन में धांधली की। इस धांधली ने कश्मीरी नौजवानों को अस्करियत पसंदी की तरफ धकेल दिया। सैयद सलाहुद्दीन और फख्तू जैसे बहुत से नौजवानों ने महसूस किया कि मुसल्लह जद्दोजहद ही इनके लिए वैध ऑप्शन रह गया। फख्तू को सैयद सलाहुद्दीन की क़यादत में हिज़्बुल मुजाहिदीन का तर्जुमान मुकर्रर किया गया। उन्होंने कभी भी मुसल्लह कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो अस्करियत पसंदों के तर्जुमान थे। इन्हें 1993 में अपनी बीवी और नौदादा बच्चे मोहम्मद के साथ गिरफ्तार किया गया था और 13 माह बाद इनकी अहली और बच्चे को रिहा कर दिया गया लेकिन इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में रखा। लेफ्टिनेंट जनरल डी सकलानी ने डॉक्टर फख्तू से 3 बार श्रीनगर के एक तफ्तीशी मरकज में मुलाकात की और इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की पेशकश की। डॉक्टर फख्तू ने एक और धांधली ज़दा इलेक्शन में हिस्सा लेने के बदले आज़ादी खरीदने से इनकार कर दिया। बालाखिर डॉक्टर फख्तू को एक हिंदू पंडित हरदल नाथ वांचू के कत्ल में मुलव्वस किया गया। डॉक्टर फख्तू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था सवाए इस इतराफ़ के जो कुछ इंटेलिजेंस हुकाम ने लिखा था। जुलाई 2001 में जम्मू अदालत ने वांचू के कत्ल में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया लेकिन हुकूमत ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इन्हें 2002 में जम्मू के तालाब तलू तफ्तीशी मरकज में एक और डील की पेशकश की गई थी। कुछ इंटेलिजेंट अफसरान ने इन्हें रिहाई की पेशकश की अगर वो 2002 के रियासी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर राजी हो जाएं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फख्तू ने एक दफ़ा फिर इनकार कर दिया और जेल में रहने को तरजीह दी। डॉक्टर फख्तू ने 2007 में अपनी उम्र कैद मुकम्मल की लेकिन इन्हें रिहा नहीं किया गया। हिंदुस्तानी हुकाम इन्हें सबक सिखाने के लिए पुरअज़म थे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि उम्र भर कैद का मतलब मुजरम की ज़िंदगी के इख्तिताम तक जेल में रहना है। यह मखसूस फैसला इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी था जिसका मकसद फख्तू को ताहियात जेल में रखना था। उन्होंने 1993 से 2018 तक के दरमियान मुख्तलिफ जेलों में 15 से ज़्यादा किताबें मिली की। आखिरकार इन पर जेल के अंदर किताबें पढ़ने और लिखने पर पाबंदी लगा दी गई और कैद तन्हाई में डाल दिया गया।
فختو نے ثابت کیا کہ قلم بندوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے بارے میں ایک سوال اٹھایا تھا جس نے 1947 میں بھارت کے ساتھ الحاق کی ایک دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ کیا وہ کشمیری عوام کے منتخب نمائندے تھے؟ اگر ہری سنگھ کو ایسا فیصلہ لینے کا حق ہے تو جوناگڑھ کے حکمران کا کیا ہوگا جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا لیکن ہندوستان نے اسے قبول نہیں کیا؟ آج ہندوستان میں بہت سے لوگ دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی گرفتاری سے مایوس ہیں۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ عام انتخابات سے چند ہفتے قبل کیجریوال کی گرفتاری وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے سیاسی انتقام اور قبل از انتخابات دھاندلی ہے۔ وہ بھول گیا کہ مودی نے دھاندلی کا فن ان کے پتا راجیو گاندھی سے سیکھا تھا جنہوں نے 1987 میں کشمیریوں کے خلاف فاروق عبداللہ کے حق میں دھاندلی کی تھی۔ بھارت کی تمام سیاسی جماعتیں ڈاکٹر فختو، یاسین ملک اور شبیر شاہ سمیت کئی دوسرے کشمیری رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات پر خاموش رہیں۔ اب کیجریوال اور راہل گاندھی کے لیے جعلی مقدمات کا سامنا کرنے کی باری ہے۔ بھارتی عدالتوں نے ڈاکٹر فختو کو انصاف دینے سے انکار کر دیا اور اب کیجریوال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر مودی کے مخالفین حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں اعتراف کرنا ہوگا کہ دھاندلی اور ناانصافی دراصل کشمیر میں شروع ہوئی تھی اور ان کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے دلی پہنچی۔ ہندوستانی اپوزیشن جمہوریت کے زوال سے بجات طور پر پریشان ہے لیکن وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر فختو اور یاسین ملک جیسے کشمیری قیدیوں کی حالت دار پر ان کی خاموشی نے مودی کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنے کی ترغیب دی۔